दोस्तों, एक छोटा सा लड़का जिसे खुद को ही नहीं पता होता है कि उसका असली नाम क्या है, और एक माँ जो हर शहर में नई कहानी गढ़ती है। और सबसे डरावनी बात कि लोग इन्हें गरीब और बेबस समझते हैं, लेकिन इनके अतीत में एक ऐसा राज छिपा है जिसे जानने के बाद शायद आप भी इन पे भरोसा नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जेल के अंदर से। एक महिला अपने छोटे से बेटे को कहानी सुना रही होती है। इनका आज जेल में आखिरी दिन है। महिला बड़ी प्यार से अपने बेटे को तैयार करती है, उसके कपड़े ठीक करती है और अपना थोड़ा सामान समेट लेती है। कुछ देर बाद दोनों जेल से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले वे जेल के पुराने कैदी से मिलते हैं। वह महिला मुस्कुराते हुए लड़के के जेब में चुपके से एक कागज रख देती है और कहती है कि जब मैं बाहर आऊंगी तो मुझसे जरूर मिलना। उसकी बात सुनकर माँ बस एक हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि वह उस महिला से जितना जल्दी हो सके उतना दूर जाना चाहती है। इसके बाद महिला पुलिस उन्हें बुलाती है और कहती है कि नई जिंदगी शुरू करो, कम से कम अपने बेटे के भविष्य को बर्बाद मत करो। इतना कहकर वह एक एनजीओ का पता देती है जहां उसे नौकरी मिल सकती है। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही महिला बिना एक पल सोचे वह पता कूड़ेदान में फेंक देती है। दोनों बिना किसी मंजिल के चलते चलते एक छोटे से ढाबे पे पहुंच जाते हैं। भूख इतना ज्यादा होता है कि पहले वो खाना खाते हैं, लेकिन जब बिल आता है तो वह महिला आराम से कहती है कि हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है। ढाबे का मालिक तो पहले हैरान रह जाता है, लेकिन दोनों की हालत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह बिना पैसे लिए उन्हें वहां से जाने देता है, लेकिन तभी महिला उससे काम मांगती है। वह कहती है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह मिल जाए। मालिक पहले मना कर देता, लेकिन बाद में उसकी बात मान लेता है। अब महिला अपना नाम बताती है इंदु, जबकि लड़के का नाम बताती है अभिजीत। साथ ही वह यह भी कहती है कि उसकी पति की मौत हो चुकी है। ढाबे का मालिक उसकी हर बात पे भरोसा कर लेता है और दोनों को अपने यहाँ पर रख लेता है। दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते इंदु अपनी मेहनत से उस छोटे से होटल की तस्वीर बदल देती है। जहाँ पहले मुश्किल से ग्राहक आते थे, अब वहाँ पे भीड़ लगने लगी थी, कमाई बढ़ने लगी थी और होटल का मालिक भी बहुत खुश था। लेकिन खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिकती नहीं हैं। एक दिन इलाके का एक आदमी होटल पर आता है और इंदु की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि ये औरत कौन है। मालिक मजाक मजाक में जवाब देता है कि मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन दूर खड़ी इंदु के चेहरे के रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब लोग उसके बारे में पूछताछ करना शुरू कर चुके हैं। शाम को होटल का मालिक उसे अपने घर की चाबी देते हुए कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चल के मेरे घर पे मेरी बेटी और ये मेरा पोता बन के रहेगा। इंदु बिना कुछ बोले चाबी ले लेती है और घर पे पहुंच जाती है। लेकिन जब रात को वो आदमी घर पे पहुंचता है तो घर पूरी तरीके से खाली होता है। वहाँ पे इंदु नहीं होती है। वो अपने बेटे के साथ में बिना बताए गायब हो चुकी थी और घर का चाबी वहीं पे रख देती है। रास्ते में लड़का अपनी माँ से मासूमियत से पूछता है कि माँ, हम फिर क्यों भाग रहे हैं। महिला उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है कि अब हमारी नई कहानी शुरू होगी। लड़का फिर पूछता है कि और इस बार मेरा नाम क्या होगा। महिला उसके कान में एक नाम फुसफुसाती है और यहीं से समझ में आता है कि इंदु और अभिजीत, इन दोनों के नाम ही झूठे थे। असल में खेल अब शुरू होने वाला था। होटल छोड़ने के बाद माँ और दोनों एक नए शहर में पहुँचते हैं। इस बार महिला अपना नाम मैरी बताती है और लड़के का नाम बनी बताती है। दोनों को एक निर्माण स्थल पे छोटा मोटा काम मिल जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन किस्मत को शायद उनका चैन मंजूर नहीं होता है। एक दिन अचानक वही आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है जिसने पहले सुधीर के ढाबे पर इंदु को देखा था। जैसे ही उसकी नजर महिला पे पड़ती है, वह तुरंत बोल उठता है, अरे तुम तो वही हो ना, होटल वाली इंदु। एक पल के लिए वह घबरा जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वह खुद को संभाल लेती है और मुस्कुरा के कहती है, सॉरी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, मेरा नाम मैरी है। आदमी को यकीन नहीं होता है। वह लड़के के पास जाता है और उससे सवाल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़का भी बिना एक सेकंड गवाए तुरंत जवाब देता है कि मेरा नाम बनी है। फिर वह आदमी माँ बेटे से उसके परिवार, गांव और पुराने काम के बारे में अलग अलग सवाल पूछता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह होती है कि दोनों के जवाब 100% मैच करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से पूरी कहानी रट रखी थी। अब वह आदमी खुद कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत इंसान को पहचान लिया है। उसी समय वहाँ के ठेकेदार आ जाता है और उस आदमी को डांट के वहाँ से भगा देता है। वह महिला से कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई
कोई जरूरत नहीं है, कल से काम पे आ जाना। लेकिन महिला जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। अगर एक आदमी को उसके ऊपर शक हो चुका है तो कल कोई दूसरा भी उसे पहचान सकता है। उसी रात बिना किसी को बताए वह शहर छोड़ देती है। कुछ समय बाद दोनों एक नई जगह पहुंचते हैं। इस बार महिला का नाम वंदना और लड़के का नाम मोनू होता है। अब वह एक काम वाली बनकर एक घर में काम करने लगती है। घर की मालकिन का दिल बहुत बड़ा होता है। वह मोनू को अपने बेटे जैसा प्यार करती है। पहली बार ऐसा लगता है कि शायद माँ बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन वह महिला वंदना से कहती है कि तुम कब तक बिना पहचान के भटकती रहोगी, ये कागज रखो, अपना ID कार्ड बनवा लो, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर कुछ पल के लिए माँ सोच में पड़ जाती है, लेकिन मना भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन वह बेटे के साथ में पहचान पत्र बनवाने चली जाती है। लेकिन जब दोनों वहां से वापस लौटते हैं तो पूरा घर मातम में डूबा होता है और उन्हें पता चलता है कि घर की मालकिन का इकलौता बेटा सड़क हादसे में मर चुका है। पूरा माहौल बदल जाता है। महिला एक पल भी वहां नहीं रुकती है। वह तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और सीधे बस स्टैंड की ओर चल देती है, जैसे हर बार करती आई थी। एक और शहर, एक और नई पहचान और एक नई झूठी कहानी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली बार जो उन्हें पहचान मिलने वाली है वही उसकी पूरी किस्मत बदल देगी। बस स्टैंड पे बैठ के माँ अपने अगले मंजिल के बारे में सोच रही होती है, तभी उसकी नजर एक पागल बीमार महिला पर पड़ती है। वह औरत भूख से तड़प रही होती है। माँ इंसानियत दिखाते हुए उसे खाना देती है, लेकिन अचानक वो महिला उसका बैग छीन लेती है और सारा सामान जमीन पर गिरा देती है। कपड़े समेटते समेटते माँ की नजर एक ID कार्ड पे पड़ती है। उस ID कार्ड पे लिखा होता है शर्ली। अब वह महिला शर्ली बन जाती है और उसका बेटा। कुछ समय के लिए वह पुरानी पहचान इस्तेमाल करते हैं। उसी दौरान अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट छपता है। एक अमीर परिवार को अपनी बुजुर्ग माँ की देखभाल के लिए उन्हें भरोसेमंद महिला की जरूरत थी। शर्ली तुरंत पब्लिक फोन से कॉल करती है। फोन पर मौजूद आदमी बताता है कि मेरी माँ इस बड़े घर में अकेली रहती है। उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन अगर उनका ध्यान रखोगी तो हर महीने तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। शर्ली बिना देर किए काम स्वीकार कर लेती है और अगले दिन वह अपने बेटे के साथ में उस विशाल बंगले में पहुंच जाती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि मुख्य दरवाजा खुला होता है और कई बार आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं देता है। दोनों धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखते हैं। पूरा बंगला बिल्कुल शांत होता है, इतना शांत कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। अचानक फोन बज उठता है। शर्ली फोन उठाती है। दूसरी तरफ घर का मालिक जोफेज होता है, जो विदेश में रह रहा होता है, और वह कहता है कि मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, हर महीने तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में भेज दी जाएगी। फिर वह पूछता है कि पहले कहाँ काम करती थी। शर्ली बिना झिझक एक और झूठ बोल देती है, मैं पहले एक ओल्ड एज होम में काम करती थी। सामने वाला आदमी फोन कट कर देता है, लेकिन फोन रखते ही शर्ली और उसका बेटा पूरी तरीके से जम जाते हैं, क्योंकि ठीक उनके सामने व्हील चेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत सीधे उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ी थी। वह ठंडी आवाज में कहती है कि अगर मेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो अपना काम ईमानदारी से करना, वरना गोली चलाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। शर्ली कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप किचन में जाती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है। उस रात माँ और बेटे एक कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन लड़के की आंखों में नींद नहीं आती है। वह धीरे से पूछता है कि माँ, ये बूढ़ी औरत हमें मार देगी क्या? शर्ली जवाब देती है कि डरने की जरूरत नहीं है, पहले उसे समझते हैं। लेकिन लड़का तभी ऐसी बात बोल देता है जिससे पता चलता है कि उसकी सोच बाकी बच्चों से बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर वो हमारे लिए खतरा बनी तो क्या हम उन्हें भी खत्म कर देंगे? ये सुनकर शर्ली कुछ सेकंड के लिए सोचती है और कहती है कि हर काम सही समय पे अच्छा लगता है, यानी कि लड़के के लिए किसी की जान लेना कोई नई बात नहीं है। उसी समय कमरे की घंटी बजती है। दोनों घबराकर बूढ़ी औरत के कमरे में पहुंचते हैं। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। शर्ली तुरंत उसकी दवाई देती है। धीरे धीरे उसकी हालत ठीक हो जाती है। अगले दिन शर्ली उससे पूछती है कि आप अपने बेटे से ठीक से बात क्यों नहीं करती? दादी मुस्कुराते हुए कहती है कि जिस देश के लिए मेरे पति ने लड़ाई लड़ी, मेरा बेटा उसी देश को छोड़कर विदेश में जाके बस गया। मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर पहली बार ऐसा लगा उसके इस चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। शर्ली अपने बेटे को स्कूल में दाखिला कराने का फैसला करती है, लेकिन एक बार फिर से नया स्कूल, नई पहचान और एक नया झूठ। स्कूल में वह अपना नाम रजनी बताती है और अपने बेटे का नाम वासुदेव बताती है। असल में वासुदेव उसी बच्चे का नाम होता है जिसकी कि कुछ दिन पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। एक बार फिर से किसी और की पहचान चुराकर दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। दरअसल इस लड़के का असली नाम बालन होता है और अगली सुबह देखते हैं कि बालन चुपके से उस बुजुर्ग महिला के कमरे में चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि दादी पुरानी पिस्तौल साफ कर रही होती है। बालन बिना डर का पूछता है कि दादी,
क्या आप सच में गोली मार देंगे? बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर मन किया तो जरूर मार दूंगी। लेकिन अगले ही पल बालन ऐसा जवाब देता है कि दादी सुनने के बाद 2 सेकंड के लिए हैरान रह जाती हैं। वह कहता है कि मारना है तो जल्दी से मार दीजिए, क्योंकि अगर मौका मिला तो हम आपको जहर दे देंगे। अभी बालन की माँ चाय लेके वहाँ पे आ जाती है। दादी कप को सबकी नजरों से देखने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं सच में चाय में जहर तो नहीं है, लेकिन सरली हंसते हुए कहती है कि रिलैक्स, ये सिर्फ बच्चा है, जो मन में आता है वही बोल देता है। दादी धीरे धीरे चाय पीती है और अचानक कुर्सी पर बिल्कुल शांत होकर लेट जाती है। बालन घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि क्या सच में चाय में जहर है, लेकिन दादी जोर से हंसते हुए उठती है और उन्हें देखकर बालन डर के भाग जाता है और पहली बार पूरे घर में हंसी गूंजने लगती है। उधर सरली चाहती थी कि उसका बेटा बाकी बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी जिए, इसलिए वह उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती है। लेकिन स्कूल में भी एक नई परेशानी उसका इंतजार कर रही होती है। क्लास के दौरान टीचर उससे उसके पिता का नाम, घर का पता और परिवार के बारे में पूछती है। बालन पूरी तरीके से चुप हो जाता है। वह बोले भी तो क्या बोले। हर कुछ दिन में उसकी माँ का नाम और पता बदल जाता है, तो फिर उसकी असली पहचान क्या है? पूरी क्लास उसकी चुप्पी पर हंसने लगता है, लेकिन बालन कुछ नहीं बोलता है। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले के कुछ बच्चे उस बंगले में आम तोड़ने आ जाते हैं। व्हील चेयर पे बैठी बूढ़ी दादी तुरंत बाहर आती है और हवा में गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनते ही सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं, लेकिन सरली गुस्सा होकर कहती है कि अगर किसी बच्चे को गोली लग जाती तो? दादी शांत होकर जवाब देती है कि ये असली गोली नहीं है, सिर्फ डराने के लिए है। अकेली रहती हूँ ना, इसलिए लोगों को ये बताना पड़ता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और धीरे धीरे दोनों के बीच में भरोसा बढ़ने लगता है। अब दादी और बालन अक्सर एक साथ में बैठ के बातें करते और एक दूसरे की ड्राइंग बनाए। जो घर पहले डर से भरा लगता था, अब वहाँ पर अपनापन महसूस होने लगा था। एक दिन दादी सरली से पूछती है कि तुम हमेशा बच्चे को पीछे वाले रास्ते से क्यों लेके जाती है? सामने से स्कूल बस भी तो आता है। आखिरकार तू क्या छिपा रही है? सरली फिर वही पुराना झूठ दोहराती है। मैं पहले ओल्ड एज होम में काम करती थी ना, इसलिए लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं है। दादी उसकी आंखों में देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता है। उसी दौरान सरली को उस मानसिक रूप से बीमार महिला का आईडी कार्ड दिख जाता है। वह चुपचाप बस स्टैंड जाके उसे दूर से देखने लगती है। यह देखकर ऐसा लगता है कि वह फिर नई पहचान चुराने वाली है। एक शाम सरली हमेशा की तरह स्कूल से बालन को लेने गई, लेकिन आज बालन वहाँ पे नहीं मिला। कुछ देर बाद वह मोहल्लों के बच्चों के साथ में खेलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर सरली की जान में जान आती है और वह तुरंत ही बालन को अपने पास बुला के डांटने लगती है कि याद रखना, चाहे कितना भी समय लगे, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। बालन हाँ में सिर हिला देता है। उसे नहीं पता था कि यही बात आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उसी रात दादी अचानक से सरली से कहती है कि आज अपनी कहानी सुनाओ। असली कहानी नहीं तो झूठी ही सुना दो। कुछ पल चुप रहने के बाद सरली बोलना शुरू करती है कि ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जो कि एक लड़की और एक राक्षस की होती है। जिसमें वो बताती है कि जो लड़की होती है वह एक राक्षस से शादी कर लेती है, लेकिन वह डेली अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करता था। एक दिन तंग आकर उस लड़की ने राक्षस को मार दिया और उसके शव को अपने आंगन के नीचे दफना दिया और उसके ऊपर एक केले का पेड़ लगा दिया, ताकि किसी को उसकी सच्चाई का पता न चले। लेकिन वह गर्भवती थी, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया। जेल में ही उसने अपने बेटे को जन्म दिया। सजा पूरी होने के बाद वह अपने मासूम बेटे को लेकर शहर शहर भटक रही होती है, ताकि उसका बेटा अपने पिता जैसा इंसान न बन सके। कहानी खत्म होती है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। दादी सरली की आंखों में देखती है और धीरे से कहती है कि ये किसी और की कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की दास्तान है ना। दादी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब भागना बंद करो, इस घर को अपना समझो, मेरी बात तुम यहीं रहना और अपने बच्चों को पढ़ाना। पहली बार किसी ने सरली को बिना सवाल पूछे अपनाया था। कई दिनों बाद बालन को स्कूल छोड़ने के बाद सरली एक कॉस्मेटिक की दुकान पे कुछ सामान लेने जाती है। जैसे ही दुकान के अंदर पहुंचती है, उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही औरत जिसने जेल से निकलते समय उसे अपना पता दिया था। वह मुस्कुराते हुए सरली के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। सरली बिना कुछ बोले ही पीछे हटने लगती है, लेकिन वह औरत उसका रास्ता रोक लेती है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वह धीरे से कहती है कि इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगी, कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। इतना कहकर वह हंसने लगती है। सरली वहाँ से भागने लगती है।
घर पहुंचते ही वह घबराई हुई आवाज में बालन से कहती है कि जल्दी से सामान पैक करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इस बार बालन पहली बार अपनी माँ का विरोध करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मेरे दोस्त बन चुके हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। यह सुनकर सरली पूरी तरीके से टूट जाती है। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसका डरावना अतीत। उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार वह क्या करे। घर के बाहर जाती है और वह खड़ी होकर रो रही होती है। तभी अंदर से घंटी बजती है। सरली दौड़ कर दादी के कमरे में पहुंचती है, लेकिन इस बार दादी की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। कांपती हुई आवाज में वह कहती हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे जाने के बाद तुम्हें इस घर को छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बच्चे को पढ़ाना, उसे यहीं पर नई जिंदगी देना और तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सरली की आंखों में आंसू आ जाता है। कुछ सेकंड बाद दादी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह जाती है और पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। सरली दादी की आखिरी इच्छा को पूरा करती है और उन्हें आंगन में ही दफना देती है और उनकी कब्र के ऊपर एक केले का पेड़ लगा देती है, जैसा कि वह पहले भी कर चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विदेश में रहने वाले दादाजी का बेटा हमेशा की तरह उनको फोन करता और उसे ऐसा लगता कि उसकी माँ अभी जिंदा है। फोन पर उसे व्हीलचेयर की आवाज सुनाई देती है और बेटा निश्चिंत हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और सरली एक बार फिर से सच छुपा जाती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगने लगा था, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन सरली को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वह तेजी कदमों से अपने घर पे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचती है उसके घर का फोन बज उठता है। लेकिन जब वो फोन उठाती है तो सामने से कोई आवाज नहीं आता है। कुछ सेकंड बाद डोरबेल भी बज जाती है। सरली खिड़की के बाहर झांकती है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि दरवाजे के बाहर वही जेल वाला खतरनाक महिला खड़ी थी। वह लगातार बेल बजाते हुए चिल्लाती है और कहती है, दरवाजा खोलो, आज मैं बिना मिले कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सरली समझ जाती है कि इस बार उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बालन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। कांपते हुए हाथों से वह दरवाजा खोलती है। जेल की वही खतरनाक औरत मुस्कुराते हुए अंदर आती है। जैसे ही वह घर के अंदर आती है, पूरे घर को घूरने लगती है और कहती है कि वाह, इतनी शानदार जगह, लगता है किस्मत बदल गई है। फिर वह पूछती है कि वो बूढ़ी औरत कहाँ है। सरली बिना घबराए जवाब देती है कि उसकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और हंसते हुए मजाक में कहती है कि क्या तूने उसको भी मार दिया और आंगन में दफना दिया। सरली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि यह महिला उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानती है और तभी देखती है कि वह मोबाइल निकालकर किसी से फोन पे बातें करने लगती है। सरली की तरफ देखकर कहती है, यहाँ पर 2 लड़कियाँ आने वाली हैं, तुम्हें भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा जिससे कि मुझे पैसा मिलेगा। वह चुपचाप किचन में जाती है। पहले सोचती है कि चाय में जहर दे के मार दूं, लेकिन अगले ही पल दादी की पिस्तौल पे नजर पड़ती है। अब पूरा घर शांत हो जाता है। कुछ सेकंड और गोली चलने की आवाज आती है। गोली की आवाज पूरे बंगले में गूंज जाती है। वह महिला वहीं जमीन पर गिर जाती है। सरली पहली बार नहीं, लेकिन शायद मजबूरी में एक बार फिर से जान ले लेती है। उधर बालन को इन सारी बातों का कोई अंदाजा नहीं होता है। स्कूल में उसकी प्रेजेंटेशन चल रही होती है। इस बार उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। पूरी क्लास उसके लिए तारीफ करती है। टीचर उसे फर्स्ट प्राइज देती है और पहली बार बालन का एक सच्चा दोस्त बन जाता है। उधर सरली फर्श पर फैले हुए खून को साफ कर रही होती है और तभी अचानक से फोन बजता है। वह जल्दी से फोन उठाती है। दूसरी तरफ वही आदमी होता है जिसने उसे इस घर में नौकरी दिलाई थी। वह खुशी खुशी कहता है कि एक सरप्राइज है, आज दोपहर ठीक 2 बजे बूढ़ी माँ का बेटा विदेश से आने वाला है, उन्हें मत बताना। यह सुनते ही सरली के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो घर में लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ घर का मालिक आने वाला है। समय बहुत कम होता है। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलता है। वहीं आदमी घर के अंदर आता है, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरी गोली चल जाती है। सरली बिना कोई जोखिम उठाए उसे भी मार देती है। इस बार घर में नई कहानी, 2 लाशें मौजूद। उधर बालन हमेशा की तरह स्कूल के बाहर खड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। उसे अपनी माँ की बात अच्छे से याद थी कि चाहे कितना भी देर हो जाए, यहीं खड़े रहना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद वह वहीं खड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। उसी दौरान एक आदमी की नजर उस अकेले बच्चे पे पड़ती है। थोड़ी देर बाद वह पुलिस को सूचना दे देती है और कुछ ही देर बाद पुलिस अफसर की टीम वहाँ पे पहुंच जाती है। वह प्यार से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। बालन चुप, घर कहाँ है, लेकिन बालन के पास कोई जवाब नहीं होता है। माँ का नाम क्या है, बालन अब भी कोई जवाब नहीं देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद बच्चा सदमे में है। वह उसे अपने साथ थाने लेके
जाता है। उसी रात एक महिला कांस्टेबल और वहीं पुलिस अफसर बालन को अपने घर लेके जाते हैं। उन्हें उम्मीद होता है कि घर जैसा माहौल मिलेगा तो शायद बच्चा सच बोल देगा, लेकिन बालन पूरी रात कमरे में बंद रहता है और कुछ न खाता है न पीता है, सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रहा होता है, मानो वह अभी भी अपने माँ का इंतजार कर रहा होता है। अगली सुबह पुलिस उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे बालन मिला था। उन्हें झाड़ियों में एक स्कूल बैग मिलता है। बैग खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर यूनिफॉर्म रखी होती है। पुलिस वाला समझ जाता है कि बालन खुद ही अपना यूनिफॉर्म उतार कर बैग के अंदर रखा है, यानी कि वह किसी से छुपने की कोशिश कर रहा है। उसी समय स्कूल बस वहाँ से गुजरती है। बस की खिड़की से एक बच्चा जोर से चिल्लाता है, वासुदेव। बालन अचानक घबरा जाता है और वहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूरी पे जाने पे पुलिस उसे पकड़ लेती है और कम से कम उन्हें स्कूल का पता मिल जाता है। पुलिस सीधे स्कूल में पहुँचती है। स्कूल रजिस्टर निकाला जाता है और उसमें बच्चे का नाम लिखा होता है वासुदेव। लेकिन जब उस पते की जाँच की जाती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिससे कि पूरा मामला उलझ जाता है। असल में वासुदेव तो कई महीने पहले ही सड़क हादसे में मर चुका है। तो फिर ये बच्चा कौन है और किसी मरे हुए बच्चे की पहचान लेकर स्कूल में कौन पढ़ा रहा है? अब पुलिस समझ जाती है कि मामला सिर्फ लापता बच्चे की नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इधर बालन को थाने में छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह मौका पाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, अपनी माँ। उसी बीच जांच करते करते वहीं पुलिस अफसर बड़े बंगले पे पहुंच जाते हैं जहां पे सरली रहती थी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर क्राइम सीन बना हुआ था। क्राइम ब्रांच पहले से वहां पे मौजूद थी। घर के अंदर कई लोगों की लाशें मिल चुकी थी। इस तरह पुलिस, फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम पहले से ही वहां पे काम कर रही होती है। अफसर एक पुलिसकर्मी से पूछती है कि इस घर में छोटा सा बच्चा रहता था क्या? सामने से जवाब आता है कि नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ बड़े लोगों का सामान मिला है, बच्चे के लिए तो कोई भी सबूत नहीं है। ये सुनकर वह पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से बच्चे को देखा था। उसकी मौजूदगी में सारे निशान आखिरकार कैसे गायब हो गए? उसी पल उसे एहसास होता है कि यह सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया है। सरली ने जानबूझकर ऐसा इंतजाम किया था कि अगर पुलिस यहाँ पे पहुंच भी जाए तो बालन को इस घर से कोई रिश्ता साबित न कर सके, यानी कि भागने से पहले उसने अपने बेटे के हर पहचान, हर सबूत को वहां से मिटा दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि समय बीत जाता है। वह छोटा सा मासूम बच्चा अब बड़ा हो चुका था, लेकिन चीजें अभी भी नहीं बदली थी। वो अब भी अपनी माँ की आखिरी बातें याद करता है कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ लेने जरूर आऊंगी। उसी उम्मीद में सालों बाद बालन उसी पुराने शहर में लौटता है। बस से उतरते ही बिना समय गंवाए वह बंगले पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे पहुंच के उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। जिस घर में कभी जिंदगी थी, आज वहां पर टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और सन्नाटा बचा हुआ था। ऐसा लगता है कि वहां पर सालों से कोई नहीं रह रहा होता है। बालन आसपास खेल रहे बच्चों से पूछता है कि इस घर में बूढ़ी दादी रहती थी, वह कहाँ गई? बच्चे जवाब देते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि घर की जो नौकरानी थी वो उनका कत्ल कर दी और बाद में वो भी जेल चली गई। ये सुनते ही बालन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दौड़ के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां मौजूद पुलिस वाले से अपनी मां के बारे में पूछता है और उसी दौरान वहां पर एक पुराना कांस्टेबल दिखाई देता है। कांस्टेबल उसे देखते ही पहचान जाता है कि तुम बालन। वह तुरंत पूछता है कि मेरी मां कहाँ है। कांस्टेबल उसे एक सीनियर ऑफिसर के कमरे में भेजता है। दरवाजा खुलते ही अंदर वही पुलिस अफसर बैठा होता है जो बचपन में उसके केस की जाँच कर रहा होता है और अब वह पहले से ताकतवर और ऊंचे पद पे पहुंच चुका था। वह बालन को ऊपर से नीचे तक देखता है और हल्की मुस्कान के साथ में कहता है कि आखिरकार तू वापस आ ही गया। बालन मुद्दे पे आता है और पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है, लेकिन अफसर जवाब देने के बजाय सवाल पूछने लगता है और उसका रवैया साफ लगता है कि वह जानबूझकर सब कुछ छुपा रहा होता है। वह बाहर निकलता है तो वही पुराना कांस्टेबल उसके सामने खड़ा होता है, जो कि धीरी आवाज में कहता है, अगर सच जानना है तो इस अफसर से दूर रहो। तुम्हारी माँ का केस किसी और अधिकारी के पास है, उसी से मिलो, वही तुम्हारी मदद करेगा। और बालन बिना देर किए उस अधिकारी के पास में पहुंच जाता है और वहां पे जाके पूरा रिकॉर्ड निकलवाता है और कहता है कि हाँ, जेल में रहते हुए उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की। हर बार सिर्फ एक ही बात दोहराती थी कि मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही बालन की आंखों में आंसू आ जाता है। जेलर आगे बताता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी सजा पूरी होने से पहले ही उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। बालन तुरंत मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसे उम्मीद होता है कि शायद इतने साल बाद उसकी माँ उसे मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उसे एक और झटका लगता है। अस्पताल का अधिकारी बताता है कि तुम्हारी माँ यहाँ लगभग 2 साल तक ले रही थी।
थी। सजा पूरी होने के बाद भी उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन कुछ दिन पहले एक आदमी खुद को उनका भाई बताकर उन्हें अपने साथ ले गया। ये सुनकर बालन हैरान रहता है और वो बोलता है कि कौन आदमी? अधिकारी जवाब देता है कि हमें नहीं पता, उसने सारे कागज पूरे किए और उन्हें अपने साथ ले गया। वह फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचता है और गुस्से में पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है? अफसर कुर्सी से आराम से उठता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतने साल पहले तुम बहुत भागते थे, अब अपनी माँ को ढूंढो। बालन समझ जाता है कि ये आदमी सच जानता है, लेकिन जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। वह शिकायत करने की धमकी देता है। इस पर अफसर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि किस नाम से शिकायत करोगे? तुम्हारे पास असली नाम, तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र है क्या कुछ? वहीं पुराना कांस्टेबल चुपके से बालन से मिलता है और बताता है कि ये ऑफिसर तुमसे नफरत करता है। उसे ऐसा लगता है कि बचपन में तुम्हारी वजह से उसकी निजी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अगले दिन बालन फिर उसी ऑफिसर के पास पहुंचता है और पूछता है कि अगर मैं आपको एक अपराधी दे दूं तो क्या आप मेरी माँ को छोड़ देंगे? अफसर पहले हंस देता है, लेकिन जब बालन नाम लेता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बोलता है कि आप अब्बास को ढूंढ रहे हो ना, मैं आपको अब्बास दिलाता हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो अब्बास को अपने साथ में लेके पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो वहाँ से उसकी माँ का पता दे देता है। लेकिन जब वो अपनी माँ के पास में पहुँचता है तो वो देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने उसकी माँ नहीं बल्कि वही मानसिक रूप से बीमार महिला खड़ी थी। उसको देखने के बाद बालन घबरा जाता है कि आखिरकार उसकी माँ है कहाँ, और वो एक बार फिर से वहाँ से भाग निकलता है और उसी बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसे स्कूल से लेने के लिए आती है, और वहीं पे बैठ के वो रोने लगता है। लेकिन तभी पीछे से उसके ऊपर एक हाथ आता है। ये देखने के बाद बालन घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसकी माँ खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। बालन पूछता है कि हमारा अगली पहचान और हमारा नाम क्या होगा। उसकी माँ उसके कान में फिर से एक नया नाम फुसफुसाती है और यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर